नमस्कार दोस्तों, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस यानी कि आईसीजे द्वारा कहा गया है कि भारत जो फोर्सफुल म्यांमार के रेफ्यूजी को रिटर्न कर रहा है, इस प्रोग्राम को होल्ड कर दे। हालांकि यहां पर शब्द इंपॉर्टेंट है, इन्होंने अपील की है, कोई धमकी नहीं दी है। दोस्तों, बात ये आती है कि भारत रेफ्यूजी को क्यों रिटर्न कर रहा है, आईसीजे को इससे क्या दिक्कत है, आईसीजे और आईसीसी में क्या अंतर है और भारत के अंदर इन रेफ्यूजीज की वजह से क्या प्रॉब्लम देखने को मिल रही है। इन सारी चीजों को मैं शुभेंद्र सिंह चौहान डिटेल में आप लोगों के साथ में चर्चा करूंगा। बट उसके पहले आप लोग मेरे साथ में SRC10 टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर जुड़ सकते हो। मेरे क्लास की अपडेट, पीपीटी, पीडीएफ सब कुछ आपको हमें मिल जाएगा। यूपीएससी सीएससी की तैयारी करना है इंडिया के टॉप एजुकेटर से, अगर आप लोगों को ऑफलाइन बैच के अंदर जुड़ना है तो दोस्तों आप लोगों के पास बहुत अच्छा मौका है। अनअकैडमी अब केवल ऑनलाइन नहीं रहा है, अनअकैडमी अब ऑफलाइन भी आ चुका है। दिल्ली के करोलबाग मुखर्जी के अंदर, प्रयागराज के सिविल लाइंस के अंदर ऑलरेडी हमारे सेंटर्स खोले जा चुके हैं। अगर आप चाहते हो उन सेंटर्स के अंदर जुड़ना तो आप बिल्कुल भी जुड़ सकते हो, क्योंकि इंडिया के टॉप एजुकेटर आप लोगों को यहाँ पर पढ़ाएंगे जिन्होंने ये रिजल्ट दिए हुए हैं। और आप ध्यान से देख सकते हो, ये हमारे प्लेटफॉर्म के बच्चे हैं, कोई टेस्ट सीरीज के बच्चे नहीं है, कोई इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम के बच्चे नहीं है। ठीक है, चलिए इसके अलावा अगर आपको इस कोर्स के अंदर स्कॉलरशिप चाहिए तो आप हमारा स्कॉलरशिप टेस्ट दे सकते हो, जो 12 मई को है। लिंक नीचे कमेंट के अंदर मैंने दी हुई है। चलिए दोस्तों, समझने का प्रयास करते हैं यहां पर हुआ क्या। देखो, ये है म्यांमार। भारत से एक बड़ी बॉर्डर म्यांमार की शेयर होती है। और एक छोटा सा ब्रीफ बैकग्राउंड आपको बता देता हूं। देखो, म्यांमार के अंदर 2008 के बाद डेमोक्रेसी आई थी, उसके पहले मिलिट्री की सरकार थी। हालांकि डेमोक्रेसी तो क्या कहूं, एक ऐसी डेमोक्रेसी आई थी जो पूरी तरीके से मिलिट्री कंट्रोल में थी। पर धीरे धीरे करके हर इलेक्शन के साथ म्यांमार के अंदर डेमोक्रेसी और ज्यादा स्थापित होते जा रही थी। जब डेमोक्रेसी और ज्यादा स्थापित हो रही थी, वहां पर जो मिलिट्री बैक्ड पार्टी है वो इलेक्शन में हार रही थी। उसी बीच में 2021 के अंदर मिलिट्री कू कर दिया जाता है और हुंता गवर्नमेंट पावर में आती है। ठीक है, प्रोनाउंसिएशन जुनता नहीं है, हुंता है। ठीक है, नीचे कमेंट मत लिखने बैठ जाना नहीं तो। हुंता गवर्नमेंट जो है वो पावर में आ चुकी है। और हुंता गवर्नमेंट जब से पावर में आई तब से म्यांमार के अंदर वायलेंस देखने को मिल रहा है। क्योंकि सीधी सी चीज आप एक बात समझना, क्या म्यांमार के अंदर क्या हुआ, लोकतंत्र आ गया। लोग खुश थे, वोट वगैरह दे रहे थे, थोड़ा सा फ्रीडम वगैरह भी मिल रहा था। अचानक से पता चलता है कि जो बड़ी मुश्किल से लोकतंत्र प्राप्त हुआ था वो लोकतंत्र हमारे हाथ से छूट गया। तो लोग विरोध करेंगे, बिल्कुल वही विरोध देखने को मिले म्यांमार में। जब वो विरोध देखने को मिले और इवन उनके द्वारा जो पॉपुलर लीडर को चुना गया, आंग सू की को चुना गया, उनको भी हाउस अरेस्ट के अंदर रख दिया गया। जिसके बाद उनके हक के लिए भी कई सारे उनके फॉलोवर रोड पे आए। आर्मी ने उन सारे प्रोटेस्ट को बहुत ब्रूटली सप्रेस किया। जब ब्रूटली सप्रेशन किया गया तो उसके बाद में कई सारे रीजन में छोटे छोटे रेबल ग्रुप उभर के आए। उन रेबल ग्रुप ने अपनी आर्मी तैयार कर ली और जब उन्होंने अपनी आर्मी तैयार करी तो उन्होंने म्यांमार की आर्मी के ऊपर अटैक किया। म्यांमार की आर्मी ने बदले में इन पर अटैक किया। ऐसी कंडीशन में चारों तरफ वायलेंस हो गया। अब आपने अगर ज्योग्राफी की एनसीईआरटी पढ़ी होगी तो उसमें आपने सुना होगा कि यार जब भी माइग्रेशन होता है तो उसके अंदर एक पुश फैक्टर होता है, एक पुल फैक्टर। पुल फैक्टर में एक और प्रकार का पुल फैक्टर क्या है, पुल फैक्टर में एक प्रकार का पुल फैक्टर यह है कि कहीं पे वायलेंस हो जाना। अगर म्यांमार में वायलेंस है तो लोग म्यांमार को छोड़ के भागेंगे, किधर आएंगे। सबसे पास में कौन सा एक सिक्योर देश है, इंडिया। उल्टा यहां पर आप ये भी देख सकते हो कि म्यांमार के अंदर जो भारत की बॉर्डर शेयर होती है वो 1643 किलोमीटर है। और भारत के अंदर म्यांमार कम्युनिटी के लोग, मतलब म्यांमार और भारत दोनों के बीच में जो कम्युनिटी है वो सेम देखने को मिलती हैं। कई सारे एथनिक ग्रुप सेम है, क्योंकि ये पूरा रीजन ना ट्राइबल रीजन है। अब बाकी लोगों ने देश बना दिए, बाकी लोगों ने बॉर्डर बना दी, पर ट्राइबल लोगों के लिए ऐसा थोड़ी था कि भाई यहाँ पे बॉर्डर बन जाएगी। ये तो पूरे इलाके में रह रहे थे यहाँ पे, और फिर उसके बाद में यहाँ पर क्या हो गया, एक इंटरनेशनल बॉर्डर बन गई। पर वहां पर ट्राइबल लोग तो अभी भी ले रहे हैं ना। तो कुकी, जोमी, चीन ट्राइब जो कि बांग्लादेश, इंडिया, म्यांमार के अंदर फैली हुई है। अब म्यांमार के अंदर वो वॉयलेंस झेल रहे थे, वो भाग के अपने एथनिक ग्रुप को कांटेक्ट करते हैं और फिर म्यांमार से मणिपुर, मिजोरम यहां पर इनका आना शुरू हो जाता है। ऐसी कंडीशन में भारत के अंदर एक और रेफ्यूजी क्राइसिस देखने को मिलता है। अब भारत के अंदर जो रेफ्यूजी का इशू है वो बहुत सेंसिटिव है, और खास रूप से नॉर्थ ईस्ट के अंदर। आपको याद होगा 1985 के अंदर जो आसाम अकॉर्ड हुआ था,
वो क्यों हुआ था? 1971 के अंदर बांग्लादेश से जो भारी मात्रा में रेफ्यूजी आए, उसकी वजह से नॉर्थ ईस्ट में दिक्कत आने लगी, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट के अंदर जो ट्राइबल लोग हैं वो अपने कल्चर को लेके काफी ज्यादा सेंसिटिव हैं, और वहां पर एक नैरेटिव चलता है आसाम इज मेड फॉर आसामीज, जिसके अनुसार रेफ्यूजी का इशू बहुत ज्यादा सेंसिटिव हो जाता है, पहला। दूसरा, रेफ्यूजी कहां से आ रहे हैं? म्यांमार से, जहां के रोहिंग्या को भारत ने एक्सेप्ट करने से मना किया था, वहीं से भारत के अंदर रेफ्यूजी आ रहे हैं। ऐसी कंडीशन में भारत के अंदर ये जो रेफ्यूजी क्राइसिस है, ये बड़े समय में एक उल्टा असर डाल सकता है। इवन आप यहां पर क्लियरली देख सकते हो, जो मणिपुर के अंदर वायलेंस हुआ था, उस मणिपुर के वायलेंस के ऊपर भी ये इल्जाम लगाया जा रहा था कि रेफ्यूजी क्राइसिस का भी यहां पर हाथ देखने को मिल रहा है मणिपुर के अंदर। तो ऐसी कंडीशन के अंदर यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट है इस रेफ्यूजी क्राइसिस को होल्ड करना। इवन यूरोप का एक एग्जांपल लो, यूरोप ने एक समय पे क्या किया था, जितने भी रेफ्यूजीज हैं उनको अलाउ कर दिया था, जिसके कारण से अभी यूरोप के अंदर कई सारे रेफ्यूजीज को लेके कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिलते हैं। क्योंकि देखो, इंडिया या यूरोप ये ना डेमोक्रेटिक कंट्री है, और डेमोक्रेसी इज नथिंग, इट इज जस्ट अ डेमोग्राफी। जैसी आबादी होगी वैसी ही सरकार होगी, आबादी बदलेगी तो सरकार भी बदलेगी, सरकार का डिसीजन भी बदलेंगे। अगर महिलाएं वोट देने ज्यादा आएंगी तो महिलाओं के फेवर में फिर स्कीमें बनने लगेंगी। सिमिलरली अगर रेफ्यूजी क्राइसिस होता है तो फिर ज्यादा रेफ्यूजीज अगर आ जाते हैं किसी रीजन के अंदर, तो फिर डिसीजन भी उन रेफ्यूजीज के अनुसार लिए जाने लगते हैं इंस्टेड ऑफ कंट्री के अनुसार। और इवन भारत के अंदर पहले ही आबादी ज्यादा है, रिसोर्सेस कंस्ट्रेंट है, ऐसी कंडीशन में हम उन रिसोर्स को ज्यादा बांट नहीं सकते। ऐसी कंडीशन में भारत सरकार द्वारा कई सारे स्टेप उठाए गए थे, जैसे जो फ्री मूवमेंट रिजाइम है, फ्री मूवमेंट रिजाइम भारत और म्यांमार के अंदर हुआ था, जिसके अनुसार भारत और म्यांमार के अंदर दोनों देश के लोग 16 किलोमीटर अंदर तक जा सकते हैं बिना किसी वीजा के। बस इनको क्या करना होता है, एक बॉर्डर पास बनवाना होता है, उस बॉर्डर पास को लेके ये 1 साल तक आवागमन कर सकते हैं 16 किलोमीटर के अंदर अंदर। इस फ्री मूवमेंट रिजाइम को भी भारत ने रोका था, और भारत ने यह भी कहा था कि हम लोग स्मार्ट फेंसिंग करेंगे। इवन म्यांमार से आने वाले रेफ्यूजी की वजह से भारत के अंदर और भी कुछ बड़े इशू दिखाई देते हैं, जैसे नॉर्थ ईस्ट के मणिपुर वगैरह के अंदर हम लोगों को देखने को मिलता है कि इंसर्जेंट ग्रुप काफी ज्यादा एक्टिव है, और जब इंडियन आर्मी उनके ऊपर कंट्रोल करने का प्रयास करती है, काउंटर अटैक करने का प्रयास करती है, ऐसी कंडीशन में वो भाग के म्यांमार में शरण ले लेते हैं। कई सारे भारत के इंसर्जेंट म्यांमार के अंदर कैंप बना के बैठे हुए हैं। ऐसी कंडीशन में बिल्कुल से यहां पर बॉर्डर को रोकना जरूरी है। वहीं दूसरी तरफ के म्यांमार जो है ये गोल्डन ट्रायंगल का भाग है, ड्रग्स बहुत बनते हैं यहाँ पर, और इस बार तो इन्होंने अफगानिस्तान को ही पीछे छोड़ दिया। अभी तक अफगानिस्तान सबसे ज्यादा ओपियम बनाता था, उससे भी ज्यादा ओपियम ये बना रहे हैं। और ये सारा ओपियम कहाँ जाएगा, एक तो इधर थाईलैंड साइड जाएगा और दूसरी तरफ भारत की साइड आएगा। ऐसी कंडीशन में स्मगलिंग वगैरह के केसेस भी देखने को मिलते हैं। इन सारे कारणों की वजह से भारत को बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर बॉर्डर को कंट्रोल करना, और इवन जो रेफ्यूजीज हैं उनको वापस रिटर्न करना, और वही भारत यहाँ पर कर रहा है। अब आईसीजे जो है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, इसके ऊपर बात कर लेते हैं। ये एक्चुअली यूनाइटेड नेशन के अंदर आने वाला एक ऑफिशियल कोर्ट है जो 1946 के अंदर बना था, और यूनाइटेड नेशन की जितनी भी कंट्री है ना वो सब आईसीजे का भाग है। इसका हेडक्वार्टर है हेग, नीदरलैंड के अंदर। एक और कोर्ट आप सुनते होंगे, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट। इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट एक अलग कोर्ट है, ये रोम स्टैट्यूट के तहत बना है, यूनाइटेड नेशंस का यहां पर कोई बहुत ज्यादा लेना देना है नहीं। अब इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जो है, इसके डिसीजन थोड़े नॉन बाइंडिंग होते हैं। ये किसी इंडिविजुअल के ऊपर नहीं कहेगा कि पुतिन को अरेस्ट कर लो, ऐसा कर लो, ऐसा कर लो। ये ओवरऑल गवर्नमेंट की बात करेगा कि देखो वो आप पे रेफ्यूजी है, उनको शरण दे दो, ऐसा कर दो, वो न्याय होना चाहिए, इस तरीके की बात आईसीजे करता है। पर इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट जो है, इसके डिसीजन बाइंडिंग होते हैं कई सारे रीजन में और कई सारे केसेस के अंदर नहीं होते हैं। ठीक है, अब ये जो इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट है, ये भी है तो हैग नीदरलैंड में, पर ये किसी इंडिविजुअल को भी पनिश कर सकता है। जैसे व्लादिमीर पुतिन के खिलाफ रशिया के जो राष्ट्रपति हैं उनके खिलाफ इन्होंने कहा था कि उनको अरेस्ट करना है, और उसके बाद में अरेस्ट तो खैर नहीं किया गया ऑब्वियसली, पर इन्होंने कह दिया था कि अरेस्ट करना है।
तो आईसीसी के इस तरीके के काम देखने को मिलते हैं जो एक इंडिविजुअल के खिलाफ भी देखने को मिलते हैं, वहीं आईसीजे जो है वो ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन के खिलाफ है। अब ऐसा नहीं है कि आईसीसी ऑर्गेनाइजेशन गवर्नमेंट के खिलाफ कुछ नहीं कर सकती, वहां भी कर सकती है, ठीक है। आई होप ये बात आप लोगों को क्लियर होगी। तो अभी ये जो आईसीजे है यूनाइटेड नेशन के अंदर, ऑब्वियसली यूनाइटेड नेशन के अंदर रेफ्यूजी वगैरह के लिए भी ह्यूमन राइट की बातें की जाती है। ऐसी कंडीशन में आईसीजे ने यहाँ पर ये कहा है कि उन रेफ्यूजी को रिटर्न मत भेजो, क्योंकि म्यांमार के अंदर अभी कॉन्फ्लिक्ट खत्म नहीं हुआ है। आई होप आप लोगों को ये बातें समझ में आई होंगी। लेक्चर अच्छा लगा तो लाइक करना, लेक्चर बहुत अच्छा लगा तो नीचे 10 कमेंट करना। यूपीएससी सीएससी की तैयारी करना है इंडिया के टॉप एजुकेटर से। अगर आप लोगों को ऑफलाइन क्लास के अंदर पढ़ना है ना, तो दोस्तों आप लोग अनअकैडमी के ऊपर जुड़ सकते हो, क्योंकि अनअकैडमी अब केवल ऑनलाइन नहीं रहा है, अनअकैडमी अब ऑफलाइन भी आ चुका है। दिल्ली के करोलबाग खोजने के अंदर, प्रयागराज के सिविल लाइंस के अंदर ऑलरेडी हमारे सेंटर्स खोले जा चुके हैं। आप चाहते हो तो वहां पे विजिट कर सकते हो। इसके अलावा अगर आपको हमारा सेंटर देखना है तो इस वीडियो को एंड तक देखना।